स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस में। हम आज बात कर रहे हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन की क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन में आज हमारी सीरीज़ है 9 और 8 हम पूरी कर चुके हैं। तो जो 8 सीरीज़ हम पूरी कर चुके हैं उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए मैंने छोड़ा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली लोगों ने सही दिया है। लेकिन चलिए, हमारा काम है सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं लेकर आपको, और उसके बाद आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो जो सीरीज़ 8 थी उसका क्वेश्चन था लास्ट, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था, कब जारी हुआ था ये आपको बताना था। तो जो सही आंसर है वो है 1854 यानी कि 1854 में। ठीक है, तो वुड के द्वारा ये जारी किया गया था। और मैंने एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया था कि इसे कुछ और भी कहते हैं, वुड के घोषणा पत्र को क्या कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा अर्थात महाअधिकार पत्र। तो पूरी तरीके से इसको क्या कह सकते हैं? शिक्षा का महाअधिकार पत्र, शिक्षा का महाअधिकार पत्र। इसको आप इंग्लिश में भी सोच समझ लीजिए, क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, कार्टा ऑफ एजुकेशन, ऑफ इंडियन एजुकेशन, माफ कीजिएगा, ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं, शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहते हैं। इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा। और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ताकि आपको वुड के घोषणा पत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। और आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन थोड़ा सा दार्शनिक टाइप का है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है। आज मैंने लगभग 50% क्वेश्चन जो हमारे हैं वो थोड़ा सा दर्शन से संबंधित ही होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि दर्शन कम दिखाई दे रहा है प्रश्नों में, तो हमने थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखिएगा कि अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ताकि मैं आपको सही आंसर तक पहुंचा सकूं। ठीक है, पहला है प्रश्न, शिक्षक द्वारा दर्शन का अध्ययन उसे सहायता करता है, मतलब टीचर की हेल्प करता है फिलॉसफी, कैसे हेल्प करता है। तो कई पॉइंट लिखे हुए हैं और उन पॉइंट को उठाकर आपको नीचे वाले इन ऑप्शन में सही करना है। ये नहीं कि एक ही को सही कर दिया आपने, ए बी सी डी में आपको चुनना है कि कहाँ पर फिलॉसफी टीचर को हेल्प करती है। तो शिक्षा की अवधारणाओं को आसानी से समझने में, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। समग्र परिप्रेक्ष्य को सोचने में, तो सोचने का तो काम ही दर्शन होता है। जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण, यानी कि जो भी लॉजिकल अप्रोच है उसको समझने में, तो यहाँ पर भी सही है। शिक्षा हेतु योजना को बनाने के लिए, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक तो ठीक था, शिक्षा हेतु योजना बनाने के लिए काम हो सकता है, लेकिन एक आत्मविश्वास वाला जो शब्द है यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा गोल कर देते हैं यहाँ पर। समालोचनात्मक रूपरेखा तैयार करने में, जब सोचेंगे कोई समालोचना होगी तो उसकी भी रूपरेखा कहीं ना कहीं सही है। देखिए, आत्मविश्वास प्राप्त करने वाला जो काम होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, तो आत्मविश्वास यहाँ पर नहीं आएगा। ये चौथा वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसको बाहर कर देते हैं। अब देखते हैं कि 1 2 3 5 आपके ऑप्शन में है। 1 2 3 5 जी हाँ है। बी ऑप्शन जो है वो है आपका 1 2 3 5, तो फोर्थ इसमें स्किप कर दीजिए, बाकी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करेगा? पूरा आप पढ़िए नहीं, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, यथार्थ को कौन परिवर्तन करने की बात कह रहा है? द रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो द नेचर ऑफ नॉलेज इज इसेंशियली रिलेटिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रिलेटिविटी है यथार्थ की एक दूसरे से, जो आगे वाले ज्ञान से जुड़ जाएगी, जो आज ज्ञान है हो सकता है आज वो ज्ञान सही ना हो, कल कुछ और आपको पता चले और वो यथार्थ आपके लिए अलग हो जाए। मतलब आज आप कह रहे हो ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं, है ना, कभी कहते हो प्लूटो हमारा ग्रह है, कभी कहते हो प्लूटो हमारा ग्रह नहीं है, तो ये बात तो नहीं समझ में आती। तो यथार्थ बदलते रहते हैं, जैसे आपके NCTE वाले रूल बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बीएड भी
प्राइमरी स्कूल के लिए ठीक है, कभी कहते हैं नहीं सिर्फ डीएलएड ही माना जाएगा। होता है कि नहीं होता है, 10 साल से तो यही हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, कभी कभी यथार्थ इसको सही कर देते हैं, कभी यथार्थ इसको मान लेते हैं। तो यथार्थ बदलते रहेंगे, कभी भी कुछ भी सही हो जाएगा, कभी कुछ भी गलत मान लिया जाएगा। तो ये एक तरीका है कि किसने कहा था, किसने इस चीज़ को वरीयता दी थी, किसने इसको माना था। तो सही आंसर पे ले चलता हूँ आपको फिलहाल। तो ये है बी, जॉन डीवी ने कहा था, है ना। जॉन डीवी जो है वो इसके पक्ष में रहते हैं कि यथार्थवाद जो है ये बदलता रहता है, यथार्थ बदलता रहता है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अस्तित्ववादी शिक्षक द्वारा समर्थन प्राप्त करता है? अस्तित्ववादी शिक्षक, अस्तित्ववादी शिक्षक क्या होते हैं? जो मतलब व्यक्तित्व को वरीयता देते हैं कि हाँ भाई इसकी पर्सनालिटी है, इसके द्वारा बनाई गई है, इसका क्या मतलब आप स्वयं में क्या है, इस पर ज्यादा फोकस रहता है अस्तित्ववाद का। अस्तित्ववादी शिक्षक किस बात को समर्थित करेगा? मूल्य केंद्रित है, स्वाभाविक है, संदर्भात्मक है या शाश्वत है? तो बहुत ही आसान है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। मतलब आपकी जो भी शिक्षा है वो आपके नेचुरलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, आपकी उपयोगिता के आधार पर होनी चाहिए, आप पर थोपी नहीं जानी चाहिए। स्वाभाविकता के हिसाब से आपको शिक्षा मिलनी चाहिए और वही आपके लिए उपयोगी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को समाज विकास और आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है? मतलब सामाजिक विकास का भी माध्यम मानती है और आर्थिक उत्पादन का भी माध्यम मानती है। आर्थिक उत्पादन की बात करी जा रही है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन की बात हो रही है, और जहाँ पे आर्थिक जैसे शब्द आने लगे ना, तो कहीं ना कहीं आप मार्क्सवाद के आसपास घूमना शुरू कर दिया करिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस चीज को, आपने अगर इनके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें उन्होंने बताया है कि मतलब एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक श्रमिक वर्ग होता है, दोनों वर्गों के बीच लड़ाई चलती रहती है। अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, दो एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो फिर चल कोई नहीं पाएगा। आगे चल के जो है एक नई समस्या आ जाएगी समाज में, जो है एक उठापटक शुरू हो जाएगी। तो बहुत कुछ है, मार्क्सवाद का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सामाजिक विकास अगर आर्थिक उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर मार्क्सवाद सही हो जाता है, और इसके जो प्रणेता हैं वो है कार्ल मार्क्स। मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज बहुत कठिन लग रही होगी, तो बहुत सरल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि जो सूची पहली है, पहली जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है और जो सेकंड है, इसको मिलाना है, और मिलाकर ये जो अगले वाले पोर्शन में पूरा आंसर दिया हुआ है इसको आपको सही करना है। तो ABCD मिलाना है। तो गांधी, टैगोर, अरविंद, ये किस संस्था से संबंधित हैं, ये यहाँ पर बताने की बात हो रही है। बहुत आसान है। एक दो में कन्फ्यूजन मुझे भी था, लेकिन फिलहाल मैंने पकड़ा सबसे पहले विवेकानंद को, और देखा कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो मैंने इसको रामकृष्ण स्कूल से जोड़ दिया। ऐसे ही मैंने जब गांधी जी को देखा तो ये टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे, तो टॉलस्टॉय फॉर्म से जोड़ दिया। टैगोर जो है उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, तो ये श्री निकेतन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो ये भी श्री निकेतन के नाम से इनको जोड़ दिया। और फिर जोड़ देते हैं हम मीरांबिका को, यानी कि अरविंदो को हम मीरांबिका से जोड़ देते हैं। तो ये चार चीज़ें इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब आपको खाली देखना है कि A 2 से कहाँ पे जुड़ा हुआ है। A जो है 2 से कहाँ पे जुड़ा हुआ है, दो जगह जुड़ा हुआ है। अब जो B है वो कहाँ पे, B मतलब टैगोर, इसको फर्स्ट से आपको कन्वर्ट करना है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो अपने आप C मतलब जो है वो 4 से संबंधित हो जाएगा, यानी कि मीरांबिका से, और D जो है वो रामकृष्ण स्कूल से, यानी कि D का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो C ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर पूरा सही होता हुआ दिख रहा है। तो C ऑप्शन सही है, और ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी हेल्पफुल भी होती हैं। अगर एक दो चीज़ें पता होती हैं तो उससे पूरा क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न भी बन के आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है। शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है। काफ़ी समझने वाला प्रश्न है। शिक्षा शैक्षिक समाज से ये जो है ये प्रश्न आया हुआ है यहाँ पर। तो क्या है, सही मैंने टिक लगा दिया, लेकिन सही नहीं है, अभी आगे पढ़ लेते हैं पहले। इससे समाज द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा उपलब्ध होती है, जटिल संरचना होती है, इसमें अनुकूलन संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रकार्य होते हैं,
और इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठन होते हैं। तो जिनको हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आ रही वो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसमें सी और डी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला लग रहा है कि आखिर दो, नीचे वाला भी अच्छा लग रहा है कि अंतःक्रियात्मक संगठन शामिल होते हैं। देखिए, जब बात हो रही है कि सामाजिक तंत्र का उपतंत्र शिक्षा को माना जाता है, तो शिक्षा के पास होते हैं कुछ अपने उद्देश्य। यहाँ पर अंतःक्रियात्मक संगठन यानी कि जो बात हो रही है इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स की, वो सही है, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से उसको जोड़ के आप नहीं देख सकते। यहाँ पर भाई विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठन हैं, कोई जरूरी हो सारे शिक्षा से संबंधित होंगे, सब अलग अलग भी होते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए भी हो सकते हैं, कुछ खराब काम के लिए भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से मैच नहीं करती है। हम बात करेंगे अनुकूलन संवर्धन की, यानी कि जहाँ पर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव बता सकें अपने, है ना, क्या लिखा है, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन फॉर ऑप्टिमाइजेशन एनहांसमेंट। हम अपने उद्देश्यों को अनुकूलित कर सकें अपने अंदर, हमारे आसपास जो लोग हैं वो एक उद्देश्य को लेकर चल सकें, इसके लिए शिक्षा एक उपतंत्र माना जा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए ज़्यादा बेटर लगता है और ज़्यादा सही हो सकता है। ओके, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक सांसारिक यथार्थ को महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है? पहली बात तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निर्वाण, तो निर्वाण क्या है, किसमें है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है ये आप लोग बताइएगा। ये आपके लिए एक मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक लाइन में, बहुत लंबा चौड़ा कहानी मत लिखिएगा, कहीं से कॉपी पेस्ट मत मारिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा कि निर्वाण होता क्या है। खैर, निर्वाण को महत्व देता है बौद्ध दर्शन, और चाहे वो कोई भी लाइन हो, मतलब जो दो महत्वपूर्ण जो लाइन होती हैं बौद्ध दर्शन की, इससे जुड़ी हुई दो धाराएं हैं, तो ये दो धाराएं बाद में अलग अलग हो गई। तो हीनयान महायान दो अलग अलग एक महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं बौद्ध धर्म की, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन विचारधारा व्यवहारिक सांसारिक यथार्थ को भी महत्व दे रही है, तो वो सही हो जाती है बी, यानी कि महायान। तो जहाँ पे व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ होते हैं वहाँ पर महायान होता है। हीनयान जो होता है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इनके नियम कानून बहुत कठिन होते हैं। सांसारिक यथार्थ का मतलब उनके पास परिवार भी होगा, लेकिन हीनयान कहता है कि नहीं, तुम्हें परिवार रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक बिल्कुल साधु महात्मा की तरह जीना है, तुम्हें बिल्कुल सांसारिक महत्व को छोड़ देना है, ये हीनयान कहता है। लेकिन महायान कहता है कि सबको लेके चलिए और महात्मा बुद्ध की पूजा करते हुए भी चलिए। तो ये चीज़ यहाँ पर सही हो जाएगी बी ऑप्शन। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बौद्ध दर्शन का। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की अवधारणा मूल्य की समस्या का समाधान करती है? मूल्य की मतलब पैसा वैसा नहीं, मूल्य का मतलब आपकी वैल्यूज क्या है, उसकी समस्या जो होती है उसका समाधान कौन सी करती है, कौन सी बुद्धि की अवधारणा। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ आंसर की तरफ, आध्यात्मिक बुद्धि। तो जो आध्यात्मिक बुद्धि की अवधारणा होती है वो आपके मूल्यों की समस्या से संबंधित होती है और उसका निदान करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प के आंतरिक विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही क्वालिटेटिव रिसर्च की और ये कहते हैं कि आंतरिक विश्वसनीयता क्या है। तो देखिए विश्वसनीयता, तो यहाँ पर अगर किसी चीज का हम अनुसंधान करके आते हैं तो सीधी सी बात है, जब गुणात्मक अनुसंधान पे बात हो रही हो तो जो भी लोग ये अनुसंधान करते हैं, मतलब एक रिसर्चर की बात हो रही है, वो कितना अच्छे से, कितना व्यवस्थित तरीके से, कोई भी उसने किसी से भेदभाव नहीं किया, उस अच्छे तरीके से उसने अपना पूरा अनुसंधान पूरा किया है ना। मान लीजिए आपने 10 लोगों पे किया, 2 लोगों पे आपका ज़्यादा फोकस चला गया, तो आप उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं भाई ऐसे कर लो, ये काम वैसे कर लो, तो फिर आपके अनुसंधान में जो एक मतलब पारदर्शिता होगी वो नहीं रह जाएगी। तो वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसी हिसाब से यहाँ पर जो बी है ऑप्शन वो सही हो जाता है, अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता, यानी कि इंटर सुपरवाइजर रिलायबिलिटी। ओके, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हमेशा की तरह मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन में इसका मैं आंसर बताऊंगा और आपको बताना है सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता जो है
तीव्र आत्म अभिज्ञता से संबंधित है। ठीक है, तो तीव्र आत्म अभिज्ञता क्या है, इसको खोजिए, क्या इसका मतलब है। इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, इंटेंस सेल्फ रियलाइजेशन। तो किस प्रकार के लोग, किस अवस्था में इस चीज को ज्यादा देखा जाता है, यही बस आपको बताना है। तो बहुत सरल प्रश्न है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न को 2 बार पढ़ लीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और हम मिलेंगे आपको आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।